वेलकम टू ड्रीम स्टेशन। मैं शिवम गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम स्टार्ट फिर से करते हैं पॉलिटी का नया चैप्टर फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2। इट मींस इस पार्ट में मैं ये पार्ट वैसे तो 3 से लिया गया अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें, लेकिन ये मैंने 2 पार्ट में बांटा है फंडामेंटल राइट्स को, इसलिए पार्ट 2, कभी आप कंफ्यूज हो। ओके, तो आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ड्रीम स्टेशन ऑफिशियल, जहां मैं रोज सुबह 10:30 और रात को 10:30 बजे क्विज लेता हूं। तो प्लीज आप देख लीजिएगा। और इंस्टाग्राम का चैनल है, इसमें मैं रोज पोस्ट करता हूं अपने शॉर्ट नोट्स। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। आगे चलते हैं। तो आगे मैंने आज से क्या स्टार्ट किया है, मैंने आपका रिवीजन टेस्ट लिया करूंगा रोज, जो पिछले चैप्टर्स में कराया है, और सबसे लास्ट में जो भी पढ़ाऊंगा उसी चैप्टर का टेस्ट लिया करूंगा। अगर ये आपको अच्छा लगे तो मुझे जरूर बताना, और अगर बेकार भी लगे तो भी बताना, ठीक है, कि सर ये चीज आपको लगानी है या नहीं लगानी, ऐसी चीज है। ओके, और इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको साथ के साथ अपने माइंड में आंसर देना है। अगर आपका सही जाए तो 0 मार्क्स, और गलत 1 मार्क, और अगर गलत जाए तो 0 मार्क। बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आप अपने मार्क्स जोड़ के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, तो इससे आपकी प्रैक्टिस रोज हुआ करेगी। और कोई भी देखो बेईमानी नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि यहां बेईमानी करने से कुछ नहीं मिलने वाला, आपको प्रैक्टिस ही तो करनी है। तो और रोज ध्यान से इसलिए लेक्चर सुना कीजिए, क्योंकि लेक्चर में से ही लूंगा मैं छोटी छोटी चीजों के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, धर्म, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध, ये कौन से आर्टिकल में लिया गया है? सोच लिया? आर्टिकल नंबर 15। अपराध की सजा के संबंध में संरक्षण, यानी अगर आप कोई अपराध करते हो तो उस टाइम पर आपके पास कौन सा आर्टिकल है अपने आप को संरक्षित करने के लिए? सोच लिया? आर्टिकल नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ क्षेत्रों में गिरफ्तारी एवं नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण, आर्टिकल नंबर 22। सॉरी, ये आर्टिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 पहले आ गया, आई थिंक आपने सोच लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने माइंड में सोचिए कि जो हमने प्रीएम्बल की लैंग्वेज ली है वो कौन सी कंट्री से ली है? सोच लिया? ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? अब अपने मार्क्स आप रिवीजन टेस्ट के ऐसे लास्ट में आएगा टेस्ट, वैसा चैप्टर टेस्ट, चैप्टर टेस्ट और रिवीजन टेस्ट दोनों का बता दीजिए मार्क्स। आगे चलते हैं। ये लेक्चर आज थोड़ा सा लंबा रहने वाला है, क्योंकि इसमें ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो, मैं इसलिए आपके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, तो इसको अच्छे से थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि ये चीज बहुत प्रॉब्लम करती है, ठीक है। तो अब आप जैसे मार्केट में कुछ लेने जाते हो तो ये तो कहते हो 2-3 ये उठा ला, जैसे नींबू मंगाते हो कुछ भी, तो ऐसी जब मानव की तस्करी होती है ना, तो आप याद रखना कि 2-3 आदमी उठाकर इधर से उधर भेज देते हैं। 2-3 तो 2-3 यानी 23 आर्टिकल, ठीक है। देखो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में शुरू से सुनते हैं कोई मैशअप। मैंने आपको बताए थे पहले 7 थे, फिर 6 रह गए, ठीक है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। अब उन 6 में से मैं शुरू में 2 करा चुका हूं कल, और बाकी के 4 आज कराऊंगा, ठीक है। तो इसमें थर्ड है शोषण के खिलाफ अधिकार। शोषण किसी का भी हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो, ठीक है, और चाहे वो बड़ा हो। तो वो बड़ों की तो मैंने फोटो लगानी रह गई है, मैं भूल गया हूं। तो इसमें बड़ों का भी होता है कि बड़ों का जैसे मीन्स किसी से जबरदस्ती मजदूरी कराई जा रही है, किसी को इधर से उधर तस्करी किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें, तो हमने संविधान ने क्या किया कि दोनों को अलग अलग उसमें बांट दिया। तो मानव यानी जो बड़े लोग होते हैं, उनसे अगर उनकी तस्करी होती है, उनसे मजदूरी कराई जाती है, ठीक है, इसे ऐसे भी बोलते हैं कि मानव व्यापार, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, इन पर रोक लगाना। तो 23 में होती है, यानी 2-3 आदमी पकड़ लिए, उनसे मजदूरी करा ली या उन्हें तस्करी कर दिया। समझ में आ गया 2-3 से? तो अब 2-3 से याद रखना, ये कीवर्ड पकड़ा करो आप। तो ये चीज ध्यान रखना कि मानव, ठीक है। शोषण किसका हो रहा है? मानव या बच्चों का। तो मानव का हो रहा है, तो 2-3 हमने मानव पकड़े और उनकी तस्करी कर दिया, उनसे मजदूरी करा ली जबरदस्ती, ठीक है। बंधुआ मजदूरी का मीन्स होता है फोर्स्ड लेबर, ठीक है। आते हैं अगले वाले पे। अब देखो 23 से तो आप याद रखोगे, आगे की जब अगला बचा तो 2 ही तो है केवल शोषण के लिए, 23 और 24। अगर 23 वाला बड़ों के लिए हो गया, तो बच्चों के लिए यानी 14 साल से कम बच्चों के लिए कौन सा हो गया कि अगर 14 साल से कम बच्चों को फैक्ट्री में काम कराया जाता है तो ये आर्टिकल नंबर 24 के खिलाफ होगा, ठीक है। हमें नहीं कराना चाहिए 14 साल से कम बच्चों को काम। क्या करवाना चाहिए उन्हें? पढ़ाना लिखाना चाहिए। देखो जैसे ईंट उठा रही है, ये फावला चला रहा है, तो ये चीज गलत है ना, बेचारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते फिर।
हालांकि कई मजबूरी में करते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट को भी और पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए। देखो जहां तक हो सके बच्चों को काम ना कराया जाए। याद कैसे रखोगे? देखो एग्जाम में आपको ये तो याद आ जाएगा कि 23-24 में से कौन सा था, मुझे याद नहीं आ रहा, तो देखो इसमें भी 4 है तो इसमें भी 4 है, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आता है 14, क्योंकि देखो एग्जाम में जब आप जाओगे तो जरूरी नहीं है आपने एक दिन पहले सारी मेरी वीडियोस देख के जाओ। ठीक है, अभी आप देख रहे हो तो आपको याद है कि हाँ 24 सर मुझे याद रहेगा, अभी तो आप कह दोगे। जब एग्जाम में जाओगे तो वहां पर रिलेट करना पड़ता है आपको चीजों को। जो पता है ऐसी ऐसी चीजें याद आती हैं जो हमने ट्रिक से याद करी थी, या जो हमने आपस में बात करी थी, जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हो या हम हंसी मजाक में कुछ भी बात कर लेते हो, वो तो चीजें याद आती हैं। लेकिन जो आप मन से पढ़ोगे ना, वो या तो पूरा ही कंसेप्ट क्लियर हो, वरना तो ये याद करने वाली चीजें तो देखो भूल ही जाते हैं। इसलिए मैं आपको रिलेट करा रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। 23-24 याद रहेगा। 23 यानी 2-3 कि 2-3 आदमियों को पकड़ा, उनकी तस्करी कर दी, उनसे मजदूरी करा दी। अगला उसका जस्ट हो जाएगा कि बच्चों को पकड़ के उनसे मजदूरी करा दी। ठीक है, आगे चलते हैं। फंडामेंटल आर्टिकल नंबर 4 जो 25 से 28 के बीच है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब इसमें क्या है कि हमें धर्म की स्वतंत्रता है, तो उसे 4 पार्टों में बांटा गया। 4 पार्ट में 4 आर्टिकल्स में से बांटा गया अलग अलग। उनको मैं डिफाइन करूंगा ताकि आपको पहचान हो जाएगी किस आर्टिकल में क्या आता है। देखो, सबसे पहले आप धर्म को मानोगे, तो इसे ऐसे भी बोलते हैं धर्म को मानना, या धर्म का आचरण करना, या धर्म का प्रचार करना। तो सबसे पहले आप इसमें कीवर्ड निकाल लो, प्रचार। सबसे पहले आप किसी भी धर्म को मानोगे, उसका प्रचार करोगे। जैसे आप हिंदू के हो तो आप कहोगे भाई मैं अब हिंदू का हूं, और हिंदू ऐसे हिंदू ये सब चीजें। ठीक है, अपनी हिंदू धर्म की विशेषताएं बताओगे। आप मुस्लिम हो तो आप कहोगे कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से हूं और मुस्लिम की ये विशेषता है। ठीक है, हमारे नमाज पढ़ी जाती है, ऐसे कुछ भी मतलब। तो मेरा मीन यही है कि आप पहले सबसे पहले धर्म को मानोगे, उसका प्रसार करोगे, उसका आचरण करोगे। ठीक है, अब जैसे मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे देता हूं। आपने देखा होगा कि वैसे तो हेलमेट लगाकर चलना जरूरी है, लेकिन सिखों के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि वो पग पहनते हैं। तो वो उनको अधिकार कहां से मिला है? जो वो पग पहनते हैं सिख लोग, पगड़ी, उस पग का अधिकार कहां से मिला कि वो बाइक पे पग पहन के भी जा सकते हैं बिना हेलमेट के? उन्हें मिला है आर्टिकल नंबर 25 से। ये आई थिंक क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। अब आपने मान लिया, आप उस धर्म का मैनेजमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप अपने धर्म का मैनेजमेंट कर सकते हो, प्रबंधन कर सकते हो। तो इसमें प्रबंधन वर्ड आप कर लीजिएगा। मैनेजमेंट से रिलेटेड यही है कि आप अपनी कुछ भी चीजें करते हो, मंदिर बना रहे हो, आप अपने उसका मैनेजमेंट किया कि ऐसे सुबह से शाम को ये खुलेगा, मतलब ये तुम्हारे ऊपर है, प्रबंधन करना पूरा। ठीक है, माना, उसके बाद आपने उसका प्रबंधन किया। अब आते हैं, अब आप जैसे मंदिर बन गया, अब उसमें दान दक्षिणा सब चीज होगी। तो इसमें जो पैसा आता है ना, तो उस पर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, ये भुगतान वर्ड आप ध्यान रखना, भुगतान वर्ड। पहले प्रचार करा, फिर प्रबंधन करा, फिर भुगतान करा। तो 27 में आपने भुगतान करा, तो उसमें आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा 27 में। ठीक है, अरे है, सॉरी 28 जो लास्ट है। 28 में क्या करेंगे कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति से मुक्ति। यानी देखो, कहीं जैसे सभा हो रही है, मान लो कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं रामायण हो रही है, ठीक है, या कहीं कुछ भी काम हो रहा है, कहीं सदगुरु का वचन चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप आराम से वहां जाके बैठ सकते हो। आपको यह आर्टिकल अधिकार देता है इस बात का। देखो ध्यान से समझना, मैं जल्दी नहीं मचा रहा, इसीलिए भले आज वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट आप ध्यान से एक एक चीज समझना। सबसे पहले आप धर्म का प्रचार कर सकते हो आर्टिकल नंबर 25 से। अब 25 से चालू हो चुका है, 25 के बाद अगला 26 यानी प्रबंधन, उसके बाद नेक्स्ट भुगतान 27 में, और उसके बाद 28 में लास्ट आप वहां जाके बैठ सकते हो। यानी आप इसे फरवरी के डेज से रिलेट कर सकते हो। फरवरी लास्ट वैसे रोज हर बार 28 की तो होती है, अगर आप वो ना देखा जाए लीप ईयर से। तो आप कभी भी भूलो ना कि धर्म की स्वतंत्रता खत्म कहां पे होते हैं वो आर्टिकल्स, तो आप ये ध्यान रखना फरवरी वाली बात। ठीक है, ये जस्ट मैं साथ के साथ सोचता हूं और आपको ट्रिक्स बताता हूं जो मेरे माइंड में आती है कि 28 को फरवरी को जाके आप बैठ गए रामायण में, या किसी भी सदगुरु के वचन में, या किसी भी धार्मिक कार्य में। ठीक है, 25, 26, 27, 28 यहां तक क्लियर है। प्रसार करना, प्रबंधन करना, फिर भुगतान में छूट, और उसके बाद 28 में आप कहीं भी किसी भी सभा में उपस्थित हो सकते हो, धार्मिक सभा में। ओके, आगे चलते हैं। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल नंबर 29 एंड 30। अब देखना, जैसे आपको 29 और 30 माइंड में आए, तो आप ध्यान रखना ये अल्पसंख्यकों के लिए होता है। किसके लिए होता है? अल्पसंख्यक के लिए। क्योंकि देखो इसके बाद तुरंत हम 32 डिफाइन करेंगे, कि 31 में ज्यादा कुछ नहीं, वैसे मैं बता दूंगा, लेकिन वो कभी एग्जाम में नहीं आया। तो इसीलिए 30 जैसे आप देखो ध्यान रखना, आपको
मैंने एक चीज बताई थी, मैंने बताया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 32 को संविधान का आत्मा कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति से थे, वो बहुत मानते थे माइनॉरिटीज को, उन्होंने ही अधिकार दिलाए। तो उससे पहले उन्होंने अधिकार दिलाए, तभी तो उसके बाद वो आत्मा बना। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि 32 से पहले जो भी आते हैं ना, 29 और 30, ये दोनों किसमें आते हैं? माइनॉरिटीज से रिलेटेड। अब देखो माइनॉरिटीज को भाषा, लिपि, कल्चरल से रिलेटेड ये भी जो प्रोटेक्शन है ना, सब लैंग्वेजेस के, स्क्रिप्ट के, कल्चर के, ये सब किस में आते हैं? 29 में। और उससे अगला 30 वाला किस में आ जाता है कि हमें माइनॉरिटीज को पढ़ाना लिखाना है, उनका प्रशासन करना है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन पूरा प्रोवाइड करना है, ये सब चीजें। ठीक है, एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल, ध्यान से समझना। 29 में आपने उनको कल्चर, भाषा, लिपि, ये सब चीजें सिखाई, उसके बाद फिर उनको एजुकेशन में ध्यान दिया 30 में। दोनों क्लियर है? ओके, आगे चले। संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये सबसे लास्ट है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है ना ऊपर के उसमें कुछ भी फंडामेंटल राइट्स में, तो यही एक राइट है फंडामेंटल, आर्टिकल नंबर 32, जो उसके हितों का संरक्षण करता है। ये समझ में आ गया? यानी कि अगर फंडामेंटल राइट्स में सभी बच्चे हैं, तो ये इसका फादर है एक तरीके से, जो उनका ख्याल रखता है कि वो कहीं किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 32 तो आपको वैसे भी याद रखने वाला है, क्योंकि ये तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोल ही दिया कि ये संविधान की आत्मा है। वैसे अगर पूछा जाए कि संविधान की आत्मा कौन है, तो प्रियम्बल बताओगे, प्रस्तावना। ठीक है, लेकिन अगर कहा जाए कि संविधान की आत्मा को, संविधान की आत्मा किसे कहा गया अकॉर्डिंग टू भीमराव अम्बेडकर, तो आप किसे बताओगे? आर्टिकल नंबर 32, ये वाला आर्टिकल। ठीक है, ये वाला हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? संविधान का दिल या संविधान की आत्मा इन्हें कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी करता है। रिट क्या होते हैं? ये रिट ऐसे होता है जैसे मान लो कोई मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। ठीक है, कोई मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो आर्टिकल नंबर 32 जो अभी मैंने पीछे बताया था, तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। वैसे तो हाई कोर्ट भी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट का जो आर्टिकल होता है वो अलग होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? हाई कोर्ट का जो आर्टिकल है वो 226 होता है, वो मैं यही बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल जो अभी पिछले बताया था 32 के तहत बताया था, और जब मैं हाई कोर्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको अलग से बताऊंगा कि हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है, वो रिट जारी करने का मीन्स आप समझिए। रिट जारी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वर्ड नहीं है, सिंपल है। रिट मीन्स होता है कि अगर जैसे मान लो तुम जैसे कॉलेज नहीं जा रहे, स्कूल नहीं जा रहे, तो क्या करते हैं वो लोग? लेटर भिजवा देते हैं कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, कृपया ध्यान दो। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट लेटर भेज देता है कि इस चीज का हनन हुआ है, जल्दी आ जाओ। तो समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ठीक है, तो ये चीज है कि जो हाई कोर्ट है वो तो 226 के तहत करता है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो भी आर्टिकल में आता है 32 के करता है। सुप्रीम कोर्ट तो है ही सुप्रीम। चलो, अभी आप कहोगे सर ये रिट्स तो हमें पता चल गए होते क्या है, लेकिन ये कितने टाइप्स के होते हैं? तो मैं कहूंगा ये 5 टाइप्स के होते हैं। देखो 3 ये रे, 2 अगले पेज पे बताऊंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध। ठीक है, उत्प्रेषण होता है एक, जो अगले इसमें आएगा उत्प्रेषण। एक होता है अधिकार प्रक्षालेख, वो आ जाएंगे 2। बंदी प्रशिक्षण क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि 24 घंटों के अंदर गिरफ्तारी होनी जरूरी है। बताया था कि नहीं बताया था? मैंने आपको कल ही बताया था। कौन से आर्टिकल में बताया था? आर्टिकल नंबर 22 बताया था, नहीं बताया था? आर्टिकल नंबर 22 के तहत गिरफ्तारी होती है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट रिट भेज देगी तुरंत। और वो रिट कौन सा होगा? हैबिस कॉर्पस। हैबिस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी बना लेने वाला। आप देख सकते हो प्रत्यक्ष लाओ, प्रत्यक्ष में हमें सामने ला खड़ा करो बंदी को। हाँ, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई। स्टैंड का मतलब देखो, लोकस का मतलब होता है कोई प्लेस। लोकस का मतलब क्या होता है? प्लेस। ठीक है, और स्टैंडाई मींस ये स्टैंड ही है, ये एक लैटिन वर्ड है। तो ये स्टैंड यानी कि ऐसा प्लेस जहां पे हम अपने जो लॉ है उनको स्टैंड करा सकें। द प्लेस टू स्टैंड इन अ लॉ। ये देखो होता क्या है प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई। इसमें आप अगर ढंग से पढ़ोगे, मतलब अच्छे से इसमें डीपली पढ़ोगे, तो इसमें ऐसे होते हैं कि कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जिसके थ्रू कोई अपनी अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जैसे मान लो उसको इंजरी हुई हो,
ठीक है। दूसरा उसका उस घटना से कनेक्शन हो, ऐसे कुछ मतलब प्रावधान होते हैं कि जैसे मान लो किसी को चोट लगी, तो चोट लगी या नहीं लगी पहले तो ये सबसे पहले पता होना जरूरी है। जिसको लगी वही अपील कर रहा है, नहीं कोई उसके यदि कुछ रिश्तेदार कर रहा है। ये मतलब बहुत डीप बातें हैं, आप अगर लॉ पढ़ोगे ना तो आप इन्हें पता लगा सकते हो। जैसे भी कुछ टाइम पहले हुआ था, एक कुछ साल पहले हुआ था, एक क्या नाम था उसको, रादुल शाह का एक केस था, ठीक है, बिहार स्टेट के खिलाफ। तो वो छूट गया था, इसी के से छूटा था हैबिस कॉर्पस के मदद से। तो अगर आपको ये सब लॉ इसलिए पता होना जरूरी है ये वकीलों को, जो वकील सारे लॉ पढ़ते हैं ये इसीलिए, ठीक है। तो चलो मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, वो बहुत डीप हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना लोकस स्टैंडाई का जो प्रिंसिपल है ना वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। एक तो यहाँ नहीं होता, और एक 5वां में बताऊंगा अधिकार प्रक्षालेख, जिसे को वारंटो भी कहते हैं, उसमें भी नहीं होता, उसमें भी, ठीक है, ध्यान रखना ये 2 जगह नहीं होता। ये जो प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई है, एक तो यहां नहीं होता और दूसरा 5वें में नहीं होता, जो 5th वाला मैं बताऊंगा। परमादेश पे आते हैं, जिसे मैंडामस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है, अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत रिट भेज देगा कि चलो बच्चों तुमने सरकारी नौकरी कर ली, अब आओ तुम हमारे पास, हम कराते तुम अच्छी से नौकरी, ठीक है। तो दिस रिट इज सेंट द गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। इज इट ओके? नंबर 3 प्रतिषेध, इसे प्रोविजन कहते हैं। प्रोविजन में क्या है कि कोई भी हायर कोर्ट होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को या हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, तो वो क्या करेगा, अपने से नीचे अदालत को क्या कहेगा कि आप जो है ना इस पर कार्यवाही मत करो, ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ठीक है। जैसे मान लो कोई केस आया, अब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये हाई कोर्ट के लायक नहीं है तो मेरे पास आना चाहिए, ठीक है, तो अब वो उस पर रोक लगा देगा कि आप इस काम को मत करो। तो ये चीज है परमादेश, सॉरी प्रतिषेध। देखो प्रतिषेध आपने सुना होगा ना, प्रोविजन वर्ड तो बहुत सुना होगा कि जैसे यहाँ पे फोटो लेना के लिए प्रोविजन है, मतलब कोई चीज नहीं करनी है तो ऐसे ही आपको उस पर कार्रवाई नहीं करनी है, आप यहीं रुक जाइए। ये तो हो गया आपका प्रतिषेध। अब देखो नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है उत्प्रेषण। इसमें क्या है कि वही चीज है, रोक लगाने के लिए कहेगा, लेकिन कहेगा कि मुकदमे को मेरे पास भेज दो। देखो ये कीवर्ड है, पिछली बार उसने कहा था रोक दो, अब कह रहा है रोक दो और उस मुकदमे को मेरे पास भेजो, उस केस को मेरे पास भेज दो। ये क्लियर होना चाहिए आपका। प्रतिषेध में था मना करना, और प्रेषण में कि उसको मेरे पास भेजो, ठीक है। चलो सबसे लास्ट वाला होता है को वारंट। देखो जिसमें जैसे लिखा हुआ है सार्वजनिक पदों पर स्थापित होने वाले अधिकारियों की योग्यता का परीक्षण। जैसे डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं तो उनका टेस्ट लेना, ठीक है, उनका परीक्षण करना कि क्या वो उस पद के योग्य है नहीं है, तो इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, ठीक है। इसे को वारंटो कहते हैं। इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई काम नहीं करेगा, केवल 2 ही है, मैंने बताया था। सबसे फर्स्ट वाला था, ठीक है, सबसे फर्स्ट वाला था वो हैबिस कॉर्पस, और एक ये है को वारंटो। चलो तो अब आपके मैं एक बार पहले रिवीजन करा देता हूं, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट से बताऊंगा ही। सबसे पहले देखो मैंने आपको बताया था आज शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23-24 में थे। मैंने कहा था 2-3 आदमियों को पकड़ लिया, उनसे काम करवाया, तो ये तो मानव व्यापार की या तस्करी हो गई या बाल श्रम या बंधन मजदूरी हो गई। उसके बाद मैंने बताया अगला यानी 24, जिसमें कहा था 24 यानी 4 आ रहा, तो उसमें 4 आएगा, तो 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उनसे काम नहीं करवाना फैक्ट्रीज वगैरह में। आगे फिर 25 से लेकर 28 तक मैंने बताया था फरवरी खत्म होती है, वो धर्म से रिलेटेड होते हैं। तो 25 में क्या होता है, आप किसी धर्म को मान सकते हो। 26 में क्या होता है, आप प्रतिबंधन कर सकते हो। 27 में क्या होता है, आप आंख बंद करके रिवाइज करते रहिए माइंड में, ठीक है, मेरे साथ साथ। जैसे मैं इस टाइम आईज क्लोज करके आपको सारी चीज रिवाइज करा रहा हूं आराम आराम से। 25 में मान सकते हो, 26 में आप प्रबंधन कर सकते हो, 27 में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और 28 जो लास्ट है धर्म का, उसमें क्या होता है, किसी भी सभा में उपस्थित हो सकते हो। अब आते हैं कल्चरल और एजुकेशनल, यानी जो 29 और 30 है। 29 में क्या है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है, कि हाँ उन्हें लैंग्वेज सिखानी चाहिए, था ना, वो एक लैंग्वेज होनी चाहिए, स्क्रिप्ट होनी चाहिए, सब चीजें। और जो 30 है वो है कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी का संरक्षण है, ठीक है, कि उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए। और 32 मैंने बताया था अगर किसी में से भी ऊपर वालों में से किसी का भी अगर हनन हो रहा है तो 32 यूज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट रिट भेज देता है। चलो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मींस देखो ये आर्टिकल सब छुड़वा देते हैं, मैंने जस्ट लिखवा दिया है कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं जिसे पार्लियामेंट बनाती है, मतलब पार्लियामेंट इन्हें बना सकती है, कोई मतलब बना सकती है, कहने का मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स को वो लेकर चलती हैं, उनके संसद को अधिकार मिले हुए फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। इसमें क्या है कि किसी भी एरिया में मार्शल लॉ लगा हुआ है,
34 में, तो इसे तो कोई याद मत करना, जस्ट बता रहा हूं। तो उसमें पार्लियामेंट क्या कर सकती है, संसद जो है उसको रोक सकती है फंडामेंटल राइट्स को। और इसमें क्या, पार्लियामेंट जो है कोई भी रूल बना सकती है फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग, कि देखो हमारे जो संविधान है उसमें ये मौलिक अधिकार है, उसके अकॉर्डिंग हम ये रूल बना रहे हैं। तो ये 35 में है, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 में आते हैं। अगर हमने पढ़ा कि कोई भी नेशनल इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल नंबर 20 और 21 जो है नेशनल इमरजेंसी के टाइम हटाए नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट्स विदेश वालों के लिए है या नहीं है, देखो ये मैंने लिखे हुए हैं कि जो केवल इंडियंस के लिए ये वाले फंडामेंटल राइट्स हैं 15 से लेकर 30 तक के वाले, मतलब 15, 16, 19, 29 और 30। और जो फंडामेंटल राइट्स इंडियन और फॉरेनर दोनों के लिए हैं वो है 14, 20, 21, 21, 23, 24, 25 से 28, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। रिलीजियस मैनेजमेंट, धार्मिक प्रबंधन, बताओ किस में होता है ये, सोच लिया। आर्टिकल नंबर 26। अगर हम 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार करा रहे हैं तो किस में होता है वो, सोच लिया। आर्टिकल नंबर 24। प्रिंसिपल ऑफ लोकल स्टैंडर्ड कौन कौन से रिट्स में नहीं काम में आता, सोच लिया। ये 2 आर्टिकल मैंने अभी आपको बताए थे। और ये लास्ट वाला 23, क्लियर।